नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और आज अपन बात करने वाले हैं अपना जो यूजी लेवल की जो बुक है उसी का रिवीजन अपने पहले से स्टार्ट कर रखा था। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज अपन बात करेंगे सीड, क्योंकि पहले से अपन ने जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है वो वाला पोर्शन जो है वो स्टार्ट कर रखा था, जिसमें से अपन ने फर्टिलाइजेशन के बाद में जितनी भी जो स्टेप्स होती है वो सभी स्टेप्स अपन पढ़े थे। आगे अपना जो पोर्शन है वो है सीड या बीज, किस प्रकार से बनता है और कौन से भाग से जो ओव्यूल होता है जिसे अपन बीजांड कहते हैं, बीजांड के कौन से भाग से सीड का निर्माण होता है या उसके कौन से आवरण पाए जाते हैं, उनका क्या क्या निर्माण होता है, उनसे रिलेटेड आगे जैसे एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। तो ये जो पार्ट है वो इम्पोर्टेंट रहता है। निषेचन के बाद जो ओव्यूल होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? सीड के अंदर कन्वर्ट होता है। इसका मतलब बीज का निर्माण जो है वो किससे होता है? बीजांड या ओव्यूल से होता है। ओव्यूल में उपस्थित दोनों अध्यावरण, ओव्यूल के ऊपर क्या पाए जाते हैं? इंटेगुमेंट के दो आवरण पाए जाते हैं, एक बाह्य और एक आंतरिक। दोनों इंटेगुमेंट जो है वो बीज के क्या बना लेते हैं? आवरण बना लेते हैं, सीड कोट जिसे कहा जाता है। तो दोनों इंटेगुमेंट है तो एक तो बाह्य आवरण बनाएगा और एक आंतरिक आवरण बनाएगा। यहाँ पर अपन देखेंगे बाह्य आवरण, जो बाह्य इंटेगुमेंट है वो क्या बनाएगा? टेस्टा। तो किसी भी सीड के बाह्य कोट को क्या कहते हैं? टेस्टा कहते हैं। ये टेस्टा का जो टर्म है ये कहाँ पर आता है? कॉटन सीड। कॉटन का जो सीड है उसके अंदर फाइबर्स जो प्राप्त करते हैं अपन, लिंट और फज, दो प्रकार के जो फाइबर्स है वो प्राप्त किए जाते हैं कॉटन के सीड के सरफेस से। और यहाँ पे अपन देखेंगे सीड के सरफेस से प्राप्त किए जाते हैं। सीड के सरफेस में इसका मतलब अपन कहेंगे एपिडर्मिस, और इसी एपिडर्मिस को अपन क्या कहते हैं? टेस्टा। तो यहाँ पे कौन सा भाग है? टेस्टा। इसका मतलब ओवरऑल ये क्वेश्चन जो है आरपीएससी का फेवरेट है, हमेशा पूछा जाता है कि कॉटन के कॉटन जो फाइबर है वो कौन से भाग से प्राप्त किया जाता है? तो आप कहोगे सीड से। सीड में से पूछा जाए कौन से भाग से? तो आप कहोगे सरफेस से। सरफेस से पूछा जाए कौन से भाग से? एपिडर्मिस से। एपिडर्मिस में भी पर्टिकुलर पूछा जाए तो टेस्टा भाग से। ठीक है। अब फाइबर है वो दो प्रकार के होते हैं, एक लिंट और एक फुज। बड़े जो होते हैं वो लिंट कहलाते हैं और छोटे होते हैं वो फुज कहलाते हैं या फज कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये टेस्टा टर्म है वो आपको याद रखना कॉटन के सीड वाले पार्ट से। सेम इसी प्रकार से एक आंतरिक आवरण पाया जाता है, जो इनर इंटीग्यूमेंट जो होता है, आंतरिक इंटीग्यूमेंट जो होता है वो क्या बनाता है? टैगमैन। तो आंतरिक जो आवरण होता है बीज का वो क्या कहलाता है? टैगमैन कहलाता है। तो बीज है उसके ऊपर दो आवरण पाए जाते हैं, बाह्य को टेस्टा और आंतरिक को टैगमैन। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एक बार। आंतरिक आवरण को क्या कहा जाता है? तो टैगमैन कहा जाता है। न्यूक्लियस अपन बात करेंगे। जो ओव्यूल है, ओव्यूल के एम्ब्रियोसेक के बाहर की तरफ जो पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। तो बीजांडकाय या न्यूक्लियस मुख्य भ्रूणीय विकास के दौरान काम आ जाता है, उसका न्यूट्रिशन के रूप में काम आता है। लेकिन कभी कभी ये जो न्यूक्लियस है वो पूरा यूज में नहीं लिया जाता है। कुछ बीज, कुछ प्लांट की फैमिली ऐसी है जिनके अंदर न्यूक्लियस का कुछ भाग जो है वो एक परत के रूप में रह जाता है, एक परत के रूप में शेष रह जाता है। क्या रह जाता है? शेष। उस परत को अपन क्या कहते हैं? तो पेरिस्पर्म के नाम से जानते हैं, उसे पेरिस्पर्म कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी हमेशा से पूछा जाता है, पेरिस्पर्म। तो पेरिस्पर्म किससे बनता है? तो आप कहोगी किसका अवशेष है? न्यूक्लियस का अवशेष होता है। कुछ विशेष प्रकार के पादपों के अंदर देखने को मिलता है पेरिस्पर्म की एक परत पाई जाती है। कुछ बीजों में न्यूक्लियस एक परत के रूप में शेष रह जाता है, जिसे प्री भ्रूणपोष पेरिस्पर्म कहते हैं, जैसे काली मिर्च, पाइपर नाइग्रम। तो इसका क्या आ जाएगा? काली मिर्च आ जाएगा। अरंडी के अंदर भी देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? अरंडी के अंदर। एक एग्जाम्पल आता है, लीची का जो फ्रूट होता है, लीची के जो बीज होते हैं वो बीजांड से बनते हैं, लेकिन जो फल होता है, खाने योग्य जो फल होता है वो ओवरी से ना बनकर क्या बनता है? बीजांड से एक परत निकलती है, एक छोटी सी ग्रोथ निकलती है। बीजांड के चारों ओर एक मांसल आवरण
खाने योग्य भाग पाया जाता है जो किससे बनती है, एरिल से बनती है। और एरिल किसे कहते हैं अपन, कि जो हाइलम वाला भाग है बीजांड के माइक्रोपाइलर के पास वाला जो भाग है, वहाँ से एक अतिवर्दी निकलती है और वो क्या बनाती है, एक एरिल भाग बना लेती है, और वो एरिल भाग खाने योग्य मांसल भाग में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो आप कहोगे लीची का। सेम इसी प्रकार से यूफोर्बिया के जो फैमिली है, जैसे अरंडी आप देखोगे, ठीक है, तो अरंडी के अंदर देखोगे तो यहाँ पर सेम इसी प्रकार से ये एरिल बना है, एरिल की जगह यहाँ पर क्या बनेगा, जो बीजांड है, बीजांड के अंदर एक अतिवर्धी निकलती है और एक छोटा सा इस प्रकार से जो सीड होता है, ये जो है यहाँ पर अरंडी की एक छोटा सा भाग पाया जाता है वाइट कलर का, उसे अपन क्या कहते हैं, यहाँ पर उस अतिवर्धी को क्रेंकल के नाम से जाना जाता है, उसे कैरेंकल कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी किसका है, ओव्यूल से बनने वाली एक भाग है जो यूफोर्बिया के अंदर पाया जाता है। आरपीएससी के द्वारा कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है अरंडी का। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, क्रंकल कहते हैं। सीड में परिपक्व के साथ साथ जल की क्या आती रहती है, कमी आती रहती है, जो कल अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। ठीक है, जल की धीरे धीरे कमी आती रहती है, मेटाबॉलिक रेट है वो स्लो डाउन पड़ने लगती है, इनएक्टिव स्टेट में जाने लगता है, उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, डोरमेंसी कहते हैं। और डोरमेंसी को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, एब्सिसिक एसिड जो हार्मोन है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके साथ में एक प्रोटीन बनने लगती है जिसे लिया प्रोटीन कहते हैं, कल भी अपन बात किए थे इसकी, उसे क्या कहते हैं, लिया प्रोटीन कहते हैं। लेट एम्ब्रियोनिक अबाउंडेंस प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, जो डोरमेंसी बनाए रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। देखो सीड की अगर अपन वायबिलिटी की बात करें कि सीड है कितने दिनों तक जीवित रह सकता है या कितने दिनों बाद भी वो जर्मिनेट हो सकता है, वो उसकी वायबिलिटी कहलाती है। अलग अलग बीज हैं, उसकी अलग अलग क्षमता होती है। बीजों की जीवन क्षमता जो वायबिलिटी होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे आर्कटिक टुंड्रा के बर्फ़ के जो टीले हैं, बर्फ़ के जो पहाड़ हैं, वहाँ पर प्राप्त ल्यूपाइन के बीज प्राप्त हुए, जो लगभग माने जा रहे हैं कि भी आपके 10,000 वर्ष पुराने वो बीज रहे थे। मृत सागर डेड सी, डेड सी कहाँ पर है, ये इजराइल, इजराइल के अंदर डेड सी के पास में एक किंग हेरोल्ड किंग हेरोड्स नामक एक स्थान है कि एक पैलेस है, एक हवेली है कि खुदाई से प्राप्त खजूर का एक जो है पाम डेट का जो है वो आपको क्या मिला, एक बीज मिला, जिसकी वर्ष कितनी हाकी गई आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा 2000 वर्ष पुराना इसको बताया गया। और बाद में भी उसको जब जर्मिनेट किया गया तो भी वो क्या हो गया, जर्मिनेट हो गया, जर्मिनेटेड। इसका मतलब जो बीज होते हैं उनकी वायबिलिटी काफ़ी लॉन्ग देखने को मिलती है, उनकी रेजिस्टेंट जो पावर है वो अच्छी होती है, उनके अंदर डोरमेंस स्टेज अच्छी होती है, तो लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं। अगला पार्ट अपन देखेंगे यहाँ पर एंडोस्पर्म। देखो एंडोस्पर्म के बारे में भी कल अपन चर्चा कर चुके हैं पहले से कि एंडोस्पर्म क्या है, जिसे भ्रूण कोष कहा जाता है। कि जैसे ही निषेचन होता है, खास तौर से आवर्त बीजी पादपों के अंदर, मतलब एंजियोस्पर्म के अंदर निषेचन के बाद में जो मेल न्यूक्लियाई है, मेल न्यूक्लियाई कितने होते हैं, दो मेल न्यूक्लियाई होते हैं। निषेचन के दौरान एक जो मेल न्यूक्लियाई है वो तो एग के साथ जुड़ता है और क्या बना लेता है, जाइगोट बना लेता है 2n। ये हो गया जाइगोट, जो किसमें बनाएगा, आगे जाकर भ्रूण का जो निर्माण है उसका निर्माण करता है। सेम इसी प्रकार से सेकंड जो मेल न्यूक्लियाई है वो किसके साथ जुड़ेगा, पोलार न्यूक्लियाई के साथ। पोलार न्यूक्लियाई, कौन से पोलार न्यूक्लियाई, सेकेंडरी पोलार न्यूक्लियाई। सेकेंडरी पोलार न्यूक्लियाई जो होता है वो पहले से 2n बन चुका होता है, क्योंकि पोलार न्यूक्लियाई दो जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं तो वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। डिप्लॉइड ये जो स्ट्रक्चर है इसके साथ में मेल गेमिट है वो फर्टिलाइज करेगा, तो एक ट्रिपल स्ट्रक्चर बनेगी, 3n बनेगी। उस 3n को से जो पहली कोशिका बनेगी उसे अपन क्या कहेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। प्राइमरी
एंडोस्पर्मिक जो सेल है वो विभाजन करके आगे क्या बना लेगी, एंडोस्पर्म बनाएगी। एंडोस्पर्म एक पोषण युक्त जो टिश्यू होता है वो पाया जाता है, जो बीज के अंदर भ्रूण के विकास के दौरान उसको क्या देता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, और होता कैसा है, तो ट्रिप्लोइड होता है। अब एंडोस्पर्म जो है वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है, 3 प्रकार के कॉमन देखने को मिलते हैं। एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन तथा ट्रिपल फ्यूजन से ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। यहाँ पे अपन देखेंगे पोडोस्टिमिएसी फैमिली में एंडोस्पर्म की ग्रोथ रुकने से ओव्यूल में आभासी क्या बनते हैं, सूडो एम्ब्रियो सैक बन जाते हैं, है ना। सूडो एम्ब्रियो सैक जैसी स्ट्रक्चर भी देखने को मिलती है किसके अंदर, पोडोस्टिमेसी के अंदर। अगर ये अपन देखेंगे टाइप, एंडोस्पर्म के टाइप अगर आप देखोगे तो 3 प्रकार के हैं। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जिनमें कोशिका भित्ति नहीं बनती हो, केवल केंद्रक के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता हो, ऐसा एंडोस्पर्म। ऐसे एंडोस्पर्म जिनके ऊपर केंद्रक विभाजन के बाद में उनके ऊपर भित्ति का निर्माण होता हो तो कोशिकाओं का बना हुआ एंडोस्पर्म कहलाता है। तीसरा है हेलोबियल एंडोस्पर्म, जो खास तौर से मोनोकोट जो है उनके अंदर देखने को मिलता है। तो ये 3 प्रकार के हो गए। पहला अपन देखेंगे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जो खास तौर से जैसे अपन कोकोनट वगैरह देखते हैं, ठीक है, नारियल वगैरह देखते हैं, उनके अंदर पानी के रूप में पाया जाता है। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो होता है ये पहला है। इसमें केंद्रीय भ्रूणपोष पाया जाता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियाई होता है उसमें लगातार समसूत्री विभाजन होता है, लेकिन कोशिका विभाजन नहीं होता है। लगातार अधिक संख्या में केंद्रक बन जाते हैं, लेकिन सेल वॉल का निर्माण है वो नहीं हो पाते। सभी केंद्रक जो है वो फ्री में रहते हैं। सभी केंद्रक परिधि की ओर चले जाते हैं तथा मध्यम के अंदर बीचों बीच के अंदर एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है। चैलेजा एंड की ओर बड़े केंद्रक व माइक्रोपाइलर की एंड की ओर छोटे केंद्रक है वो देखने को मिल सकते हैं, न्यूक्लियाई मिल सकते हैं। देखो रेनन कोलेसी में बड़े केंद्रक जो हैं वो देखने को मिलते हैं। मेलस टीलिया में न्यूक्लियस की फ्यूजन से बड़े केंद्रक बन जाते हैं, ठीक है ना। बड़े केंद्रक कैसे बनते हैं, मल्टी जो केंद्रक होते हैं उनके फ्यूजन से केंद्रक की साइज है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। उनमें पोलाइडी भी बढ़ती है, पॉलीप्लॉइडी, ठीक है ना। आगे अपन देखेंगे मेलोस्टोमा में फ्री न्यूक्लियाई के बीच कभी भी भित्ति का निर्माण नहीं होता है। इसमें हमेशा जो है वो कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म के अंदर पाया जाता है। मतलब आप कह सकते हो इसमें केवल केंद्रक के फॉर्म के अंदर ही एंडोस्पर्म देखने को मिलते हैं। इसमें भित्ति का निर्माण किसी भी स्टेज के अंदर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखेंगे अपन, जैसे जूशिया। तो ये जैसे कह सकते हो कि हजारों फ्री न्यूक्लियस जब बन जाएंगे उसके बाद में विभाजन होता है, भित्ति का विभाजन होता है। भित्ति बनती है लेकिन काफ़ी लेट बनती है। क्रेपिस देखोगे आप 8 से 16 फ्री न्यूक्लियाई जब बन जाएंगे उसके बाद में भित्ति का विभाजन प्रारंभ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कोफिया के अंदर 4 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद में भित्ति का निर्माण प्रारंभ होता है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो है वो देखने को मिलता है जैसे कोकस न्यूसीफेरा, मतलब नारियल के अंदर देखने को मिलता है। जो मिल्की वाटर जो लिक्विड होता है नारियल का वो क्या होता है, फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म का एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है, ठीक है जी। इस प्रकार के लिक्विड को अपन क्या कहते हैं, सिनिशियल लिक्विड के नाम से जानते हैं, जिसमें मतलब मल्टी न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलते हो, उस लिक्विड को कहते हैं सिनिशियल लिक्विड। आगे आप देखोगे नारियल में फ्री एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जो है वो परिधि की ओर जाने लगते हैं लास्ट के अंदर और इकट्ठा होने लगते हैं तथा ऊपर की ओर एक भित्ति का निर्माण होने लगता है। तो आप देखते ही हो नारियल की गट जो होती है, ये नारियल है तो यहाँ पर एक नारियल की गट पाई जाती है और ये लिक्विड जो पाया जाता है वो न्यूक्लियर स्पर्म, और कुछ केंद्रक इधर जो चले गए उनके ऊपर क्या बन गई, भित्ति का निर्माण हो गई ये केंद्रक। तो ये क्या बन गई, नारियल की जो गट जिसे अपन बोल सकते हो आप खाने योग्य जो मीट भाग है वो बन गए नारियल का, ठीक है, जिसे कोकोनट मीट के नाम से जाना जाता है। अब देखोगे एरिका कटेचू, मतलब जो सुपारी वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर सुपारी में भ्रूणपोष का विकास कोकस के समान ही होता है, लेकिन सुपारी में हार्ड सॉलिड एंडोस्पर्म पाया जाता है। सुपारी के अंदर जो भाग होता है वो कैसा होता है, एंडोस्पर्म एकदम सॉलिड पाया जाता है। इसे क्या कहते हैं, रूमिनेट एंड हार्ड एंडोस्पर्म कह सकते हैं। सुपारी के अंदर है और एक जायफल के अंदर है, ठीक है ना, उसके अंदर भी पाया जाता है। नारियल में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म दोनों पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गया
लिक्विड और ये हो गया सेलुलर। तो ये तो हो गया न्यूक्लियर अंदर वाला और बाहर वाला हो गया सेलुलर एंडोस्पर्म। तो दोनों देखने को मिलते हैं। इनके एंडोस्पर्म के अंदर देखोगे आप कुछ विशेष प्रकार के जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के होस्टोरिया जो हैं या सूचकांक है वो भी पाए जाते हैं। यहाँ पर होस्टोरिया। कौशिक ने 1938 और 1942 में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में पाए जाने वाले कुछ होस्टोरिया सूचकांक की संख्या को रिपोर्ट किया था। जैसे कौन सी फैमिली के अंदर देखा था उन्होंने? प्रोटिएसी जो फैमिली है उसके अंदर देखा था। आगे आप देखोगे यहाँ पर मैकेडेमिया टर्निफेलिया में माइक्रोपाइलर एंड पर मुक्त केंद्रक बनने के बाद कोशिकाएं बनने लगती है, कोशिकीय हो जाता है। पहले तो क्या बनते हैं? मुक्त केंद्रक बनते हैं, फ्री न्यूक्लियस बनते हैं। उसके बाद में उनके अंदर सेल वॉल का निर्माण होता है। जबकि चैलेंजा एंड के ऊपर न्यूक्लियर बना रहता है। देखो माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर कोशिका बनने लगती है जबकि चैलेंजा एंड पर केंद्रक बने रहते हैं। चैलेंजा क्षेत्र में कुछ अतिवृद्धियां पाई जाती है। चैलेंजा के अंदर कुछ विशेष प्रकार की ग्रोथ जो है वो देखने को मिलती है जो आसपास के टिश्यू से पोषण प्राप्त करती है और वो किसके रूप में काम करती है? होस्टोरिया के रूप में काम करती है। एक एग्जांपल देखोगे आप, जैसे ग्रेविलिया रोबस्टा में चैलेंजा भाग में कुंडलित नलिका कार कृमिनुमा या वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसे वर्मीफॉर्म एपेंडेजेस के नाम से जाना जाता है जो एक होस्टोरिया के रूप में काम करता है। तो इनमें होस्टोरिया जो है वो किस रूप में पाया जाता है? वर्मीफॉर्म एपेंडेजेस के रूप में पाया जाता है। तो ऐसी लाइन हो सकता है कोई पूछी जाए, वर्मीफॉर्म जो एपेंडेजेस जो होस्टोरिया है वो किसके अंदर देखने को मिलता है? तो आप कहोगे ग्रेविलिया रोबस्टा के अंदर देखने को मिलता है। सेकेंड प्रकार का जो एंडोस्पर्म है वो कौन सा होता है? सेलुलर एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। बात वही है कि इसमें फ्री न्यूक्लियस जो बनते हैं उनके साथ साथ में कोशिका विभाजन होती रहती है, या फिर आप कह सकते हो जो सेल वॉल है उनका निर्माण होता रहता है। तो जो न्यूक्लियस है उनके चारों तरफ सेल वॉल का निर्माण हुआ तो सेलुलर स्ट्रक्चर बनती रहेगी। तो ये जो एंडोस्पर्म है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। सभी सीड के अंदर जो मोस्टली एंडोस्पर्म जो होता है वो कैसा होता है? सेलुलर एंडोस्पर्म देखने को मिलता है, जिनसे क्या करता है कि भ्रूण का जब विकास हो रहा होता है उस टाइम पर वो न्यूट्रिशन जो है वो इनसे प्राप्त करता रहता है। यहाँ पर अपन देखेंगे लेगरबर्ग ने 1909 में एडोक्सा के अंदर इस प्रकार के जो एंडोस्पर्म है उनकी अध्ययन किया था। एडोक्सा, आगे देखोगे सिट्रेंथस, धतुरा और इम्पेशियंट्स और मैग्नोलिया, पिटूनिया और बाल्सम, कोकोनट, मीट, वाइट, ये सभी किसके एग्जाम्पल है भाई? सेलुलर एंडोस्पर्म के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। इनके अंदर कोशिकीय भ्रूणपोष पाया जाता है। इनके अंदर भी क्या होता है? कुछ सूचकांक जो है वो देखने को मिलता है। सेलुलर एंडोस्पर्म जो होस्टोरिया है वो भी इसमें भी बनते हैं। जैसे आप कहोगे चैलेंजा होस्टोरिया जो है वो पाया जाता है बेलिनोफोरा के अंदर। माइक्रोपाइलर होस्टोरिया जो पाया जाता है वो इम्पेशियंस के अंदर पाया जाता है। चैलेंजा एंड न्यूक्लियर एंडो या होस्टोरिया जो है वो किस में देखने को मिलता है? एकेंथेसी और रोलिया के अंदर पाया जाता है, रोलिया के अंदर या रेलिया के अंदर कह सकते हो। चैलेंजा माइक्रोपाइलर और सेकेंडरी होस्टोरिया है वो किस में देखने को मिलता है? तो आप कहोगे सेंट्रेंथ्रा ऐसे कुछ नाम चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इतना डीप तो इनमें ज़्यादा नहीं पूछा जाता है वैसे फर्स्ट ग्रेड में, तो कॉलेज लेक्चरर के लिए ज़रूर ये थोड़ा सा डीप रहता है। आगे आप देखोगे हेलोबियल एंडोस्पर्म जो खासतौर से मोनोकोट्स वगैरह देखने को मिलता है। हेलोबियल या मध्यम प्रकार के जो भ्रूणपोष है वो ग्रुप में खोजा गया था, हेलोबी ग्रुप में खोजा गया था। और किसने खोजा था? तो ये स्टेनर ने 1928 के अंदर एरीमुरस में देखा था। यह एंडोस्पर्म मोनोकोटिलिडन्स, मैंने कहा आपको मोनोकोटिलिडन्स बीजपत्री पादपों के अंदर मोस्टली देखने को मिलता है, मतलब थोड़ा सा लिक्विड प्रकार का देखने को मिलता है। यह न्यूक्लियर सेलुलर एंडोस्पर्म दोनों को हाइब्रिड प्रकार से भ्रूणपोष बनाता है। ये कुछ इसका और कुछ इसका दोनों का मिक्सचर प्रकार का देखने को मिलता है। जैसे आप देखोगे मक्के के अंदर देखोगे तो इस प्रकार का कॉमन देखने को मिलता है। इसमें भी कुछ प्रकार के जो होस्टोरिया है या सूचकांक है वो देखने को मिल सकते हैं।
हेलोबियल एंडोस्पर्म, ये तो इसी का वापस नाम लिखा गया। जूलियनो ने 1931 में मोनोकोरिया में पार्श्विक सूचकांक लेटरल होस्टोरिया है वो देखने को मिलता है। ठीक है, रूमिनेंट एंडोस्पर्म जो अभी भी मैंने आपको बताया था कि कुछ हार्ड प्रकार का जो एंडोस्पर्म है वो देखने को मिलता है। और इसमें भी होता क्या है कि जैसे मान लो कि ये इंटीग्यूमेंट वाला पार्ट है बाहर की तरफ और यहाँ की तरफ क्या है, न्यूक्लियस है, और ये क्या है, इंटीग्यूमेंट। ये इंटीग्यूमेंट है, यहाँ पर क्या बना है, एंडोस्पर्म बना है। एंडोस्पर्म की अधिक ग्रोथ होने के कारण से ये एंडोस्पर्म जो है वो बाहर की तरफ फैल जाता है। ऐसे एंडोस्पर्म की अधिक ग्रोथ होने के कारण से ये कहाँ फैल जाता है, न्यूक्लियस के अंदर धंस जाता है, और न्यूक्लियस के धंस जाने के कारण से और सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाती है। और बाहर की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी हो जाती है, रफ प्रकार की जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलती है। किसके कारण से देखने को मिलती है, एंडोस्पर्म के ओवर ग्रोथ के कारण से रफ स्ट्रक्चर दिखाई देती है। जैसे आप कहोगे जायफल, जायफल, ठीक है ना, उसके अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देखोगे एंडोस्पर्म की सतह फूली हुई, असमान और भुर्री युक्त, मतलब खुरदरी। ये देखोगे आप, फेगरलिन के अनुसार एंडोस्पर्म अधिक वृद्धि के कारण अध्यावरण इंटीग्यूमेंट में प्रवेश कर जाता है और रूमिनेंट एक एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। जो मैंने अभी स्ट्रक्चर बताई वो सेम आपको याद रखना है। किस किस में रूमिनेंट एंडोस्पर्म जो पाया जाता है ये तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखना भाई। कोकोलोबा, एलिट्रेरिया और पेसिफ्लोरा। फैमिली में देखोगे एनोनेसी, मेरिस्टिकेसी, जिसमें क्या आती है, जायफल, और एरिलिएसी और एरिकेसी, जिसमें क्या आ जाएगी, सुपारी ये आ जाएगी, एरिका कटेचो, और एरेसी ये आएगी। और एक ये फैमिली भी इसी की है, एरिस्टोलोकिएसी फैमिली, इसके अंदर भी देखने को मिलता है इस प्रकार का रूमिनेंट एंडोस्पर्म। देखो एक दो टर्म ऐसे छोटे छोटे टर्म्स हैं वो दिए गए हैं यहाँ पर, जीनिया और मेटाजीनिया। क्या शब्द हैं, हमेशा से इंपॉर्टेंट टर्म रहे हैं जीनिया और मेटाजीनिया, और हमेशा से एग्जाम में क्वेश्चन इसकी बनते, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर ले लो और चाहे आपका फर्स्ट ग्रेड एग्जाम ले लो, जीनिया मेटाजीनिया से क्वेश्चन से एक हमेशा बनता ही बनता है। बीज और फल पर पराग कणों के डायरेक्ट इफेक्ट, पराग कणों के डायरेक्ट प्रभाव क्या कहलाता है, जीनिया कहलाता है। क्या कहलाता है, जीनिया। पराग कणों के प्रभाव के कारण से होने वाले इफेक्ट किसके ऊपर, बीज की सतह या फल के ऊपर, क्या कहलाता है, जीनिया कहलाता है। जो टर्म है जीनिया टर्म जो है वो फोक के द्वारा दिया गया था 1881 के अंदर। तो एंडोस्पर्म सीड या फ्रूट के ऊपर, एंडोस्पर्म तो नहीं कह सकते यहाँ पर, सीड और फ्रूट के ऊपर यदि पोलन ग्रेन के कारण से कोई प्रभाव देखने को मिलते हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, जीनिया कहते हैं। जीनिया पोलन ग्रेन का प्रभाव डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक में एम्ब्रियो को छोड़कर अपना प्रभाव दिखाता है। एम्ब्रियो को छोड़कर, जैसे सीड के ऊपर प्रभाव दिखा सकता है, फ्रूट के ऊपर दिखा सकता है और एंडोस्पर्म के ऊपर दिखा सकता है। सेम इसी प्रकार का एक शब्द आता है बाद में दिया गया, मेटाजीनिया। एक शब्द दिया गया मेटाजीनिया। जब पोलन ग्रेन का अपना प्रभाव जो है एम्ब्रियो सैक के बाहर, अभी तो मैंने बताया एम्ब्रियो सैक के अंदर, और अभी एम्ब्रियो सैक के बाहर यदि अपना प्रभाव दिखाता हो, एम्ब्रियो सैक के बाहर टेस्टा या पेरिकार्प इंटीग्यूमेंट, क्योंकि ठीक है ना, पेरिकार्प का मतलब बाहर का आवरण जो है वो वाला, जो फ्रूट का बाहर का आवरण है, टेस्टा या पेरिकार्प के ऊपर दिखाई देता हो तो उसे क्या कहते हैं, मेटाजीनिया कहते हैं। ट्रम्ड बाय, ये ट्रम किसने दिए हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, W.T. स्विंगल 1928 के अंदर, और किस में दिया था, खजूर के अंदर देखने को मिला था इस प्रकार का प्रभाव। यदि पोलन ग्रेन का प्रभाव डायरेक्टली एंडोस्पर्म पर दिखाई दे तो जीनिया, ठीक है, एंडोस्पर्म के ऊपर प्रभाव दिखाई दे, बीज के ऊपर प्रभाव दे, उसके कलर के ऊपर प्रभाव दे तो उसे जीनिया कहते हैं। कलर ऑफ मेज ग्रेन, मेज ग्रेन की आप देखोगे, मक्के के दाने अगर आप देखोगे तो कई कलर के दिखाई देते हैं। ये मक्के का दाना जो है यहाँ पर आप देखोगे तो अलग अलग मक्के के जो दाने हैं उनमें नॉर्मल येलो कलर होता है, लेकिन
कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, मल्टी कलर के हैं, वो देखने को मिल सकते हैं। तो इनके ऊपर जो कलर चेंज होते हैं दानों के ऊपर, वो किसका कहलाता है, जीनिया। और ये जो टर्म है जीनिया, वो किसने दिया था, यहाँ पर वेलम ओल्बर्स फॉक ने 1881 के अंदर दिया था। मोजेक एंडोस्पर्म, आगे देखोगे मोजेक एंडोस्पर्म। ये मोजेक एंडोस्पर्म क्लार्क तथा कॉपलैंड ने 1940 के अंदर बताया कि एंडोस्पर्म में कभी कभी 2 रंग के अनियमित आकार के धब्बे दिखाई देने लगते हैं, और उसे जैसे मेज के अंदर देखने को मिलता है, वो जो प्रभाव है उसे मेजेक एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। कुछ बीजों में एंडोस्पर्म का अभाव होता है, क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान पूरा जो एंडोस्पर्म है वो यूज में ले लिया जाता है। उसे क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म कहते हैं, जो बता चुका हूँ मैं आपको। इन सीड को नॉन एंडोस्पर्मिक कहा जाता है, ठीक है ना। ऐसे इस सीड जिनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक कहते हैं, या एक्स एल्बुमिन के नाम से जाना जाता है, जैसे सेम, चना और मटर। ये एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है भाई। नॉन एंडोस्पर्मिक जो सीड होते हैं उसके एग्जाम्पल कौन से हैं, तो आपको सेम का है, चना है। खास तौर से जितने भी जो लेग्यूमिनेसी जो फैमिली है, लेग्यूम्स जो प्लांट है, उनके जो दालें वर्ग है, उन सब के जो भी हैं वो नॉन एंडोस्पर्म वाले काउंट होते हैं। सेकेंड आते हैं एंडोस्पर्मिक, जिनके अंदर एंडोस्पर्म की मात्रा है वो बची हुई रह जाती है, जैसे खास तौर से मोनोकोट्स, मक्का है, गेहूँ है और अरंडी। ये भी किसका है, एंडोस्पर्म इसमें देखने को मिलता है भाई, ये इसमें मत कर देना कभी। ये नॉन एंडोस्पर्मिक है, एक्स एल्बुमिन्स है और ये एल्बुमिन्स है। इस प्रकार से आपका जो एंडोस्पर्म वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर समाप्त होता है। अगला जो पार्ट आएगा वो पॉली एम्ब्रियोनी आएगा, और पॉली एम्ब्रियोनी से रिलेटेड छोटे छोटे टर्म्स और आगे हैं, वो सभी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कैसा लगा आप लोगों को, अपना रिप्लाई जरूर देके चाहिए। आज के लिए अपनी क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।